गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था रोहू मछली और समुद्री घोड़ा। ये किस प्रकार की मछलियाँ थी? अस्थि मछलियाँ थी। इनके अंदर कैसी अस्थियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अस्थि मछली कहते हैं। रोहू मछली और घोड़ा मछली। समुद्री घोड़ा मछली थी जो आपको कैसी दिखाई दे रही थी? घोड़े के आकार की, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? घोड़ा मछली। ठीक है, तो ये जो आपका फाइलम था कॉर्डेटा वो समाप्त हो गया था। आज नया वर्ग चल रहे थे आपके, फाइलम समाप्त हुआ था। अधिवर्ग है, जिसका नाम है टेट्रापोडा। हेडिंग डालेंगे अधिवर्ग, अधिवर्ग टेट्रापोडा, अधिवर्ग टेट्रापोडा लिखेंगे। हेडिंग सुपर क्लास टेट्रापोडा। देखेंगे कि टेट्रापोडा है क्या, है ना? क्या है टेट्रापोडा? तो टेट्रापोडा के अंतर्गत जिसके सदस्य हैं, जैसे मेढक है, और जैसे मिचकरा सुना होगा आपने, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए लिखेंगे इसमें, और इसके अंतर्गत लिखेंगे वर्ग उभयचर। तो ये उभयचर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अधिवर्ग के अंतर्गत आएगा आपका वर्ग उभयचर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए वर्ग उभयचर। उभयचर को क्या कहते हैं? एम्फीबिया। ठीक है, क्लास, यानी कि क्लास क्या है? ये एम्फीबिया है, इंग्लिश में इसे एम्फीबिया बोलते हैं। तो देखिए, जो एम्फीबिया है वो क्या है, ये समझेंगे। ये दोनों होते हैं, जो इस वर्ग के जंतु होते हैं, वे दोनों का मतलब जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। जैसे हमने आपको मछली बताई थी, वो कैसी है? पूर्णतया जलीय है, जल के बाहर नहीं रह सकती। लेकिन ये कैसे हैं? उभयचर हैं, यानी कि जल के बाहर भी रह सकते हैं और जल के अंदर। आपने देखा होगा, जैसे मेढक है, जल के बाहर भी रहता है और जल के अंदर भी रहता है ना? तो ये लार्वा अवस्था में जल में रहते हैं तथा मत्स्य जैसा व्यवहार करते हैं। मत्स्य जैसा व्यवहार का मतलब ये मछलियाँ जैसा तैरते भी हैं, है ना? ये तैरने के लिए पुच्छ का इस्तेमाल करते हैं और किलोमों का उपयोग करते हैं, गलफड़ों का, जिससे क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं, है ना? और ये भूमि पर भी रहते हैं, धरातलीय अवस्थाओं में उनके तरीके से व्यवहार करते हैं। फिर जैसे ऑक्सीजन ली जाती है, जैसे जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरीके से ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन इस अवस्था में ये अपनी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जल पर निर्भर होते हैं। जैसे अंडे देना होता है, तो ये थल पे नहीं देते, ये कहाँ देते हैं? जल में देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें से। पहले डेफिनेशन लिखें, फिर इसके बाद लक्षण लिखेंगे। उभयचर वर्ग के जंतु, उभयचर वर्ग के जंतु, उभयचर वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों पर निवास करते हैं। उभयचर वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों पर निवास करते हैं। लार्वा अवस्था में ये जल में रहते हैं। लार्वा अवस्था में ये जल में रहते हैं तथा मत्स्य जैसा व्यवहार करते हैं। मत्स्य का मतलब मछलियों जैसा व्यवहार करते हैं तथा मत्स्य जैसा व्यवहार करते हैं। ये जल में श्वसन के लिए, ये जल में श्वसन के लिए किलोमों का उपयोग करते हैं, यानी कि गलफड़ों का उपयोग करते हैं, किलोमों का उपयोग करते हैं तथा ये जंतु धरातल में
यानी कि भूमि में, तथा ये जंतु भूमि में जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं, जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन इनकी कई क्रियाएं जल में होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे अंडे देना, जनन क्रिया करना, तो ये सब कहाँ करते हैं? जल में करते हैं। अन्य क्रियाएं जल में होती है। अब लिखेंगे इनके लक्षण, किसके लक्षण? उभयचर के। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट इनका सिर कौमा ग्रीवा, कौमा धड़ एवं पुच्छ यानी कि पुच्छ, इनका शरीर, सिर, धड़, पुच्छ अथवा सिर अथवा धड़ में विभाजित होता है, नंबर सेकंड लिखेंगे, इनकी त्वचा में सल्क नहीं पाए जाते, लेकिन श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, अगला नंबर लिखेंगे, इसमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है, अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है, तथा कशेरुक दंड में एटलस नामक प्रथम कशेरुका पाई जाती है, पाई जाती है। अगला पॉइंट, यह शीत रुधिर वाले या अनियत तापी शीत रुधिर वाले या अनियत तापी होते हैं। शीत रुधिर के होते हैं तभी तो ये कहते हैं जल में रह लेते हैं, है ना, या अनियत तापी होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें दांत युक्त मुख तथा श्लेष्म युक्त जीहा पाई जाती है, जो पाचन में सहायता करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे,
उभयचर में ये प्रथम जंतु होते हैं। उभयचर में ये प्रथम जंतु होते हैं जिनमें जीहा पाई जाती है। यानी कि ऐसे जंतु होते हैं उभयचर में, जल और थल दोनों में, जिनमें क्या पाई जाती है? जीहा, यानी कि जीभ पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, इनमें श्वसन किलोमों, इनमें श्वसन किलोम, कौमा फेफड़ों, इनमें श्वसन किलोम, कौमा फेफड़ों अथवा त्वचा द्वारा होता है, अथवा त्वचा द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनमें हृदय त्रिवेष्मी होते हैं। इनमें हृदय त्रिवेष्मी होते हैं। इनमें फिर लिखेंगे, ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। जैसे सैलामेंडर, कौमा मेढक, कौमा टोड जानते हो आप क्या होता है? मेढक की भांति होता है टोड। उसके ऊपर क्या होती है? एक लाइन खींची होती है बीच में, यदि मेढक है ऊपर ऐसे एक लाइन खींची होती है बीच में उसकी, है ना? जहरीला भी होता है टोड, कौमा हाइला कैसा होता है? मेढक की भांति, लंबा पतला, लेकिन मेढक जैसा ही होता है हाइला। तथा इक्थियोफिस आदि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पाए गए? मेढक, हाइला, है ना, इक्थियोफिस, इस प्रकार के जंतु पाए गए। तो इसमें देखिए मेढक के बारे में भी बताया गया है और हाइला के बारे में भी बताया गया है। मेढक क्या है? एक कीट बच्ची उभयचर है, यानी कि क्या खाता है? कीटों को खाता है। इसका शरीर कैसा होता है? नौका का। नाव कैसी होती है? ऐसे होती है। और इसका भी आगे का मुख कैसा होता है? ऐसा होता है ना। इसका शरीर कैसा होता है? नौकाकार। और ये लगभग कितना सेंटीमीटर होता है? 12 से 20 सेंटीमीटर होता है। शरीर में कैसी? ग्रीवा का अभाव होता है। ठीक है। पक्षपात की उंगलियों के मध्य में क्या होता है? जाल होता है, पश्च जाल। जब ये उंगली है तो यहाँ देखिए इस तरीके से क्या होगा? जालनुमा संरचना बनी होती है। तो इससे क्या कहते हैं? पाद जाल। ठीक है। यह कैसा होता है? द्विलिंगी या एक लिंगी? एक लिंगी होता है, यानी कि इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इसमें लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है। और श्वसन अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मुख्य सदस्य लिखिए, लिख लो। आ सकता है, कभी कभी आ जाता है कि उभयचर के एक प्राणी का नाम लिखो तथा उसके कुछ लक्षण बताओ। तो लक्षण आप वही लिखेंगे 4 नंबर में आता है। ये पूरा जो हम इतना लॉन्ग करके आपको मेथड लिखा रहे हैं,
ये 1 नंबर पे नहीं आएगा, ये 4 नंबर पे आएगा। इस तरीके से पूछा जाएगा कि उभयचर के जंतु का एक नाम बताओ तथा उसके लक्षण बताओ, है ना। तो आपको उभयचर का एक जंतु का नाम बताना होगा, जो लक्षण हमने लिखा है वो आपको सारे लक्षण लिखे होंगे। तो लिखिए मेढक, हेडिंग डालेंगे मेढक, यानी कि मेढक को क्या कहते हैं? फ्रॉग नहीं, इसको कहते हैं राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना इसका वैज्ञानिक नाम है, राना टिग्रीना। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, वंश उसका होमो है, जाति उसकी सैपियंस है। इसी प्रकार से द्वि नाम पद्धतिकरण में ये सारी चीज़ों को बताया गया है कि वैज्ञानिकों को 2 नाम पद्धति दिए थी, तो होमो सैपियंस, इसीलिए राना इसका क्या वंश है, टिग्रीना इसकी जाति है, इसीलिए 2 नाम से ये मिलकर बना है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। ठीक है, तो लिखिए, चलिए इसमें लिखिए, यह एक लिंगी होता है, यह एक लिंगी होता है तथा इनमें, यह एक लिंगी होता है तथा इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, तथा इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनमें श्वसन त्वचा कौमा मुखगुआ, इनमें श्वसन त्वचा कौमा मुखगुआ तथा फेफड़ों के द्वारा होता है, तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। यह एक कीटभक्षी, यह एक कीटभक्षी उभयचर है, यह एक कीटभक्षी उभयचर जंतु है। इसका शरीर नौकाकार, इसका शरीर नौकाकार तथा 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, नौकाकार तथा 12 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी पश्चपाद उंगलियों के मध्य, इसकी पश्चपाद उंगलियों के मध्य पादजाल पाया जाता है, उंगलियों के मध्य पादजाल पाया जाता है, उंगलियों के मध्य पादजाल पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? मेढक, राना टिग्रीना। इसमें एक और आता है जिसका नाम क्या है? हाइला। ठीक है, जो कहाँ पर रहता है? पेड़ों पर। ठीक है, तो फ्रॉग का डायग्राम है वो सभी लोगों को बना लेना है। हम आप सभी को फ्रॉग का डायग्राम दिखा रहे हैं, सभी के पास बुक है, देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखिए, सभी को फ्रॉग दिखाई दे रहा है, चाहे इसी से आप बना लेंगे। ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है, कुबड़ निकला हुआ है, फिर उसके आगे मध्य रेखा पृष्ठ है, इसका धड़ है, सिर है और नासा छिद्र है जहाँ से ये श्वसन क्रिया करता है, फिर मुख है, कर्ण पटय है जिससे यह ध्वनि को सुनता है, फिर अग्रपाद है, अग्रपाद तथा पादुंगलियाँ हैं, लेकिन अग्रपाद के अंदर देखिए कोई भी जालनुमा संरचना नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चपाद में पाद जाल पाया जाता है। तो देखिए पश्च जाल में पाद जाल है, फिर ये जांग है, ये पश्चपाद है, ये आविष्कार द्वार है। तो ये सभी को बनाना है। ये भारतीय मेढक है जिसका नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, तो ये आज आपका यहाँ पर हुआ। कल मिसी का एक और पढ़ाएंगे जिसका नाम है हाइला, और हाइला कभी कभी आ भी जाता है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।